अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अमान, खालिद क्यूमी और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन पे। और मैं एक चीज़ जो भूल गया आज जल्दी में, वो ये आपके लिए दुआ है जो हम सब की जानिब से होती है कि अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें लेके आए और अल्लाह ताला अपनी रहमतें आप पे रखे। एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पे। महंगाई के सैलाब को रोकने के लिए वजीर आजम का बड़ा फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा बिलावल ने कबूल करने से इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत को रिलीफ। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने की हिदायत को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया है। रोजनामा नई बात ने वजीर आजम के दुबंग फैसले को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ हुकूमत उठाएगी। वजीर आजम तेल महंगा करने का फैसला मौखर। रोजनामा खबरें ने भी इसी खबर को नुमाया तौर पर शाया किया। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल महंगा करने से इनकार। रोजनामा जंग की सुर्खी यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के ऐलान से मुताल्लिक है। कायदे हिस्ब इख्तलाफ नहीं रहना चाहता, पार्टी क़यादत को इस्तीफा भेज दिया। साबिक वजीर आजम, इस्तीफा ड्रामा है। शाह महमूद कुरैशी, आप नहीं बिलावल इस्तीफा दें। चौधरी फवाद हुसैन, गिलानी तनाज़ा इल्जामात जवाबी इल्जामात। रोजनामा एक्सप्रेस ने इसी खबर को इस अंदाज से पेश किया। गिलानी ऑपोजिशन लीडर सेनेट से मुस्ताफी, काम जारी रखेंगे बिलावल की हिदायत। रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं। दूसरों की तनकीद पर अपनों की खामोशी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता। यूसुफ रजा गिलानी, बिलावल ने इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। रोजनामा पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत दी। रावी अर्बन मंसूबा, हाई कोर्ट का फैसला कालअदम। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को काम जारी रखने की हिदायत। रोजनामा नवाए वक्त ने इसी खबर को इस तरह हाईलाइट किया। कालअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। रावी अर्बन मंसूबा, सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुतनाज़ा जमीन पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी। इंग्लिश अखबार डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, सेनेट डिबेट नॉट गिलानी बट पीपीपी, टॉप लीडर्स शुड हैव रिजाइंड। फवाद चौधरी, द नेशन की टॉप स्टोरी है, टॉप कोर्ट सस्पेंड्स हाई कोर्ट्स डिसीजन इन रोडा केस। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स लाहौर हाई कोर्ट रूलिंग इन रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। डॉन की हेडलाइन स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस। और अब एक नज़र डालते हैं जी अपने रनडाउन पे। आज के प्रोग्राम की क्या अहम टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। सेनेट में ड्रामा, यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा बिलावल भुट्टो ने मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान में अपोजिशन की सियासी तकसीम क्यों? सियासी टेम्परेचर हाई, नून लीग की खामोशी पर सवाल उठ खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा बहाल। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ का इदारिया, AF पाक टाइज, अफगानिस्तान पाकिस्तान टाइज और रोजनामा जंग में अंसार अब्बासी साहब का कालम पाकिस्तान खतरे में, जबकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है CPEC। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आज तो अचानक धुंध बहुत ज़्यादा जनाब, बहुत ज़्यादा। और ऐसी धुंध हुई कि वाकई एक लम्हे को तो ऐसा लगा कि ये अचानक ही हुआ। मैं 6 बजे निकला हूँ, 5:50 में निकला हूँ और उस वक्त कोई धुंध नहीं। अचानक ही हुई, बिल्कुल क्लियर था। लेकिन आजकल धुंध जो है पिछले चंद रोज से जब से धूप निकलना शुरू हुई है, सुबह के वक्त, हाँ जी, अर्ली इन दी मॉर्निंग जो है ये धुंध आती है। हाँ, और सलमान साहब नहर से लेके और PTV तक तो बिल्कुल जीरो वो था जी। बस मैं तो ऐसे आया हूँ जैसे साइकिल चला रहा था। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, नहीं वैसे मैंने देखा है आपके मुस्तकिल मिजाजी को कि अगर धुंध ना भी हो तो आप साइकिल जितनी तेज चलाते हैं। मुझे अच्छा, मैं सुबह आया ना, खालिद साहब बैठे होते अमूमन, ये भी नहीं थी, आप भी, मैं यार ना सलमान साहब ना आप भी टाइम पे आए थे। मैंने अली शाह जी से पूछा, मैं कहा ये छुट्टी तो नहीं गई। अच्छा, ऐसे कभी कभी बंदे की ज़िंदगी में इस तरह की छुट्टी आ जाए तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, कल वो बड़ा ड्रामा हुआ सेनेट में और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तो कहा जी मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया। एक जज्बाती सी तकरीर भी की और उसमें गिले शिकवे भी कुछ किए। और वो रात गए, पता चला कि बिलावल भुट्टो साहब ने वो इस्तीफ़ा जो है शफीक साहब मुस्तरद कर दिया। देखिए, ये सब कुछ तय था। अब जा रहे गिलानी साहब जो है इतने अहम मौके पे जिस बिल के लिए अपोजिशन ने जनाब आसमान सर पे उठा रखा था,
अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बिल मंजूर नहीं होगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो सुल्तान रही मरहूम और मुस्तफ़ा कुरैशी को पीछे छोड़ गए, बल्कि अब गब्बर सिंह को अमजद खान को पीछे छोड़ गए जो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बिल नहीं पास होने देंगे। हम इतना इंपॉर्टेंट बिल था और गिलानी साहब वहाँ से स्लिप हो गए, मैं तो स्लिप ही कहूँगा, और साथ मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग स्लिप हुए, और ये फिर सारा मलबा उन्होंने डाल दिया दिलावर साहब जो आज़ाद ग्रुप है। भाई वो आज़ाद हैं, वो किसी के डिसिप्लिन में नहीं, किसी पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं है। जो पार्टी के डिसिप्लिन में थे गिलानी साहब और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं, नुज़रत और मुशाहिद हुसैन, तो एक तीसरा नाम भी था इसमें, तो वो ये कहाँ गायब थे? महेंद्रों कौन है? एक महेंद्रो साहब हैं इसके इस पार्टी के सेनेटर, वो कहाँ गायब थे? अब सबसे बड़ी बात देखिए, जो लीडर होता है ना, लीडर की जो प्रेजेंस होती है वो बस सब मोटिवेट करती है कि भाई हमने इसको फॉलो करना है। अब जो अपोजिशन लीडर थे गिलानी साहब, वो वहाँ मिसिंग थे। अगर वो होते तो लोगों को लेके, वो किस मुँह से लोगों को कहें वो लेके आए? अब ये अपना सलमान साहब बता रहे थे कि खोखर, हाँ जी, खोखर साहब PTV पे कह रहे थे कि हमें आगे करते हैं, खुद पीछे आते नहीं। तो ये अपना बैकडोर उन्होंने डिप्लोमेसी खेली या क्या खेला है, लेकिन वो आए नहीं। अब देखिए उसको, क्योंकि पूरी तनकीद हो रही थी, पूरी सेनेटर ने की, अपने लोग तनकीद कर रहे थे कि आपने ये क्या ड्रामा किया है ना, क्या कितने में बिके, क्या सोशल मीडिया तो गटर मीडिया है ना, उसमें देख लें कितने में बिके, क्या डील हुई, ये हुआ वो हुआ। उस पर अब ज़ाहिर तुम पे प्रेशर था, और उस प्रेशर से निकलने के लिए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। अब ये इस्तीफ़ा देना है तो चेयरमैन सेनेट उसको देना, अगर आप इतनी हिम्मत है, इतनी आप अखलाकी जुर्रत है तो उनको दें आप कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। ये प्लेइंग टू द गैलरी बस जी, मैं अपना मीडिया की हेडलाइन के लिए और वहाँ और ना करना पाए ना करना, वो होता है ना, मैं जो जा रहे हैं, इसको बेहतर आप फ्रेज कर सकते हैं, कोई लतीफ़ा सुना के, लेकिन ये इस्तीफ़ा लतीफ़ा ही था। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तकरीर में बहुत सारे गिले शिकवे अपनी पार्टी के लिए भी थे। लाजमी बात है, क्योंकि एक तो ये कि 10 लोग जो है ना गायब थे। नज़ला सारा लगता यह है कि जैसे 9 लोग हाजिर थे, सिर्फ गिलानी साहब गायब थे। और पीपल्स पार्टी के अंदर से, जैसे इन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की बात की, तो उनकी बात से भी पार्टी के अंदर ये आई कि जी जब गिलानी साहब नहीं थे, और ख़ास तौर पे ये जो आज़ाद ग्रुप है, इनके साथ पीपल्स पार्टी का जो रब्ता था, हमने एक ऐसे ग्रुप से रब्ता रखा हुआ है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जब वो मुसीबत आती है तो वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं या इस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हैं तो इसलिए वो उनका एक था, लेकिन ये था तो प्री प्लान्ड ही ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। ये नहीं हो सकता गिलानी साहब कहें कि रात के 1 बजे जो है ना मुझे पैगाम मिला है। ये कौन सा रात को 1 बजे पैगाम मिलता है? ठीक है ना, जो आपको सेनेट वाले जो रात को 1 बजे बताएंगे कि जी कल सुबह में इजलास करना है, सबको पता था, और सबको पता था कि कल ये काम होना है। एक तो ये बात है कि वो उसमें लॉजिक नहीं है जो गिलानी साहब कह रहे हैं। लेकिन कल भी मैंने कहा था कि गिलानी साहब की क्या मजाल कि गिलानी साहब पार्टी क़यादत के फैसले से इनराफ करके वो वहाँ पे जाके एक तकरीब में चले जाएं, एक वो जो वहाँ पे था। असल में मसला ये था, ये प्री प्लान था, और सबको नज़र आ रहा था कि ये इसमें एक सहूलतकारी का रोल जो है वो पीपल्स पार्टी ने प्ले करना है। इसीलिए ये जो इस्तीफ़ा है ये चेयरमैन सेनेट को देने की बजाय पार्टी क़यादत को दिया गया है, और पार्टी क़यादत ने भी ये कहा कि पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहें, आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं होता। देखिए ये तकसीम तो है ना, और ये अभी मैं और शफीक साहब जो है वो हमारे शाजी का कॉलम हम देख रहे थे, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये डबल गेमर है पार्टी के अंदर। यानी पीपल्स पार्टी का तो देखिए ना, जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था, उससे पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था, हर जगह पर देखिए तो इनके अपने सेनेटर जो है या इनके अपने अरकान असम्बली इनके कंट्रोल में नहीं रहते, और दावा ये करते हैं, और एक दफ़ा भी इन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं की अपने उन अरकान की, और नाम भी आ जाते हैं सामने कि कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने ये काम किया है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की, ना इन्होंने की है ना PMLN ने की है। अच्छा, अब वो एक सियासी मासूम तो बनना है ना, अपने आप को सियासी शहीद तो बनाना है ना, अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन तो शो करना है कि जनाब हमारी तो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी डिसिप्लिन के मामलात हैं, जब उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन इसको फॉलो नहीं करता तो बाकी अरकान से क्या गिला करना है। और फिर मैं ये भी कहता हूं कि सारा नजला गिलानी साहब पे क्यों गिरा रहे, बाकी जो 10 अरकान है हर पार्टी उसके ऊपर अपना नजला गिराए ना कि उनके अरकान क्यों गायब है। इसमें से पूरे सीन में से आपको PMLN के लोग जो है गिलानी साहब की शिरकत ना करने पर उनको मलबा डाल रहे हैं, वो अपने 4 लोगों का जिक्र क्यों नहीं करते जो उनके 4 लोग शरीक नहीं हुए, JUI के नहीं हुए, ANP के नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूं ये जो सेनेट के अंदर इस वक्त तकसीम है, इसी के अंदर इतनी दराड़े हैं अपोजिशन के अंदर कि वो एक दूसरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब खालिद साहब जो कल इस्तीफ़ा दिया, वो जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तभी ये बात सबको मालूम थी कि ये एक सिर्फ इस्तीफ़ा जो है फेस सेविंग के लिए है, इसकी कोई वर्थ नहीं है।
देखिए राणा साहब, असल में गिलानी साहब अपनी पार्टी के अंदर से भी इस मामले पर दबाव का शिकार थे, प्रेशर का शिकार थे, और जो मुतहदा अपोजिशन है सेनेट के अंदर उनकी तरफ से भी जो है उनके ऊपर एक दबाव था, और पार्लियामेंट से बाहर भी इस मामले पर जो है उनकी गैर हाजिरी पर जो है इस बिल की मंजूरी के मौका पर एक प्रेशर था। उस दबाव से उन्होंने जो है इस्तीफे की बात करके निकलने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अगर आप नून लीग की तरफ से सबसे पहले मुसद्दक मलक जो सेनेटर हैं नून लीग के, उनकी तरफ से सबसे पहले ट्वीट किया गया और यूसुफ रज़ा गिलानी की जो गैर हाजिरी है उस पर सवाल उठाया गया। तो इसी तरह के सवालात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर से भी उठाए जा रहे थे, खुसूसन मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मियाँ रज़ा रब्बानी की तरफ से भी, लेकिन इतना खुलकर इजहार नहीं हो रहा था। दबे अल्फाज में पार्टी के अंदर भी यूसुफ रज़ा गिलानी की गैर हाजिरी पर सवाल जो है उठाया गया। लेकिन सवाल ये भी उठाया जाना चाहिए कि पीटीआई की जो सेनेटर हैं डॉक्टर जरका, वो बहरिया टाउन से ऑक्सीजन लगाकर जो है अब वो वहां पहुंच जाती हैं, तो E7 में 5 मिनट का फासला है, मुशाहिद हुसैन साहब वो क्यों नहीं पहुंचे? और बाकी जो अपोजिशन जमातों के जो सेनेटर हैं अब वो जो हैं क्यों नहीं पहुंचे? मैं समझता हूं कि अगर आप देखें तो इस सेनेट का जो मौजूदा सेनेट है, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो खिलाड़ी हैं इस वक्त वो तो चेयरमैन सेनेट है। वो किस तरह उन्होंने मैनेज किया कि चेयरमैन सेनेट जो है, पहले तो एक वक्त था वो जरदारी साहब की हमायत से चेयरमैन सेनेट बन गए, फिर वक्त आया को अब उनके खिलाफ अदम इत्मीद आई तो अपोजिशन को उसमें भरपूर नाकामी का सामना करना पड़ा। तो अब जब कानून साजी का अपोजिशन की अक्सरियत है वहां पर, तो वहां पर भी जो है उनकी मैनेजमेंट से हुकूमत को अब फायदा जो है अब वो पहुंचा है। तो इसमें यह है कि पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता कि गिलानी साहब का इस्तीफा जो है वो मंजूर हो जाएगा। अब वो तो इतनी मुश्किल से अपोजिशन लीडर बने हैं, उन्होंने तो बाप पार्टी के लोगों की हमायत से ये नशिस्त हासिल की है, वो कैसे छोड़ेंगे? बिल्कुल ठीक है राणा साहब, ये मुस्लिम लीग नून सबसे पहले इस हमायत में कि ना गिलानी साहब रहने दो, जान दो, इस्तीफा ना दो, ये सारा प्री प्लान था। फिर देखें इरफान सिद्दीकी साहब साफ़ी भी रहे हैं, अब सियासत में आ गए, सेनेटर बन गए, उनके अंदर का जो साफ़ी हो मरा नहीं। सबसे पहले उन्होंने कल नई बात में डिटेल हमने कल डिस्कस किया है, उन्होंने कहा कि आज ना पोजीशन जो है वो तहलील हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये जब अब ये एक तरफ ये करते हैं और दूसरी तरफ ये ड्रामे इस्तीफे और ये और वो, तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कि सर बात यह है कि बिलावल भुट्टो अब आसिफ अली जरदारी साहब से 2 कदम आगे चले गए, डील में भी और जिसे कहते हैं ना पैकेज डील के अंदर भी, डील में भी। हाँ, अब जो कल जो कुछ भी परसों हुआ, बेचारे यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर हम डाले जा रहे हैं। असल बात तो ये कि बिलावल भुट्टो साहब के डायरेक्शन के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था कि ऐसा होता। इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि इस्तीफा तो बिलावल भुट्टो को और जरदारी को देना चाहिए, बीइंग पार्टी हेड उनकी नाकामी है, यूसुफ रज़ा गिलानी की क्या बात है। और दूसरी बात यह कि देखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो, इनमें एक टीम है जो विकेट के दोनों जानिब खेलती है, ठीक है, और बड़ा स्मार्ट खेलती है। अच्छा, उसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि वो खेलते खेलते देखते हैं तो सामने पता चलता है कि बिलावल भुट्टो साहब खुद पैड बांध के भी खेल रहे हैं, ठीक है। सो ये कोई इस तरह का कोई इखलाकी को हमालिया के ऊपर खड़े हुए लोग नहीं है कि जो जिनमें ये हो कि जी चूँकि यूँ हुआ है लिहाजा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। ये इस्तीफ़ा भी जिस टाइम वो दे रहे थे उसी टाइम सबको पता था कि ये इस्तीफ़ा अगर इतने ही संजीदा थे तो चेयरमैन सेनेट को दे देते इस्तीफ़ा। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को दिया, उन्हें पता था कि बिलावल भुट्टो ने वो बकौल खालिद के उनके कि इतनी मुश्किल से तो वो चेयरमैन उन्हें सेनेटर बनाया, फिर अपोजिशन लीडर बनवाया, इसलिए बनवाया कि वो किसी इखलाकी बात के ऊपर इस्तीफ़ा दे दें। और दूसरी चीज़ ये कि हम पीपल्स पार्टी पे तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन कोई कल जावेद लतीफ़ ने अपने प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मशाद हुसैन ने नून लीग को डिच किया। मशाद हुसैन गायब हुए जान के, वो तो बिल्कुल साथ वाले सेक्टर में 5 मिनट के फासले पे बैठे हुए थे। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अंदर दो ग्रुप है ना जो दोनों साइड पे खेल रहे होते हैं, इसका पीपल्स पार्टी को भी पता है, नून लीग को भी पता है, और ये लोग उनके आगे बेबस हैं। वो बेबस इसलिए हैं
कि जब ये कहते हैं कोई अखलाकी तौर पे उन्हें, तो वो इनके अखलाकियात इन्हें गिनवा देते कि आप कौन से अखलाकियात की बात कर रहे हैं, आप तो खुद ये सारा कुछ इस तरह करते फिर रहे हैं। सो आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो शेख रशीद साहब ने बात की है कि कम से कम 15 अरकान जो हैं वो खामोशी से हुकूमत के साथ मौजूद हैं। कभी अगर ऐसा मसला पड़ा तो वो ये तो इनकी गुड लक है कि ये जो कानून साजी के अंदर वोटिंग होती है ये हाथ खड़ा करके ये वैसे गिनती से राणा साहब ये देखें आप के ना, इस पे शहबाज शरीफ साहब फौरन बयान आया था, ये हो गया वो हो गया, हुकूमत ने खरीद लिया। फिर आपका तारड़ साहब जी वो जो अपोजिशन लीडर सेनेट में लीडर अपना उसमें उनके लीडर हैं, वो खड़े हुए थे कि हुकूमत ने खरीदो फरोख्त कर ली। फिर मरीम नवाज साहब अगर दबंग बयान आया था कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। फिर जो उनके मीडिया ब्रिगेड है वो देखें। फिर आप देखें सिवाय जवेद लतीफ़ी एक आध के जिन्होंने जिक्र किया, उनके सिवा किसी ने टीवी पे ये इस बारे में नहीं कहा कि ये क्या हो गया। तो ये इसका मतलब सारी मिली भगत है। फिर लंदन के हमारे जो शरीफ हैं उन्होंने इस बारे में बयान नहीं दिया। हर आएगी चीज़ पर बयान दाग देते हैं। और मुझे मरीम की खामोशी समझ नहीं आती, मुझे शहबाज शरीफ की खामोशी समझ नहीं आती, मुझे राना तनवीर की खामोशी समझ नहीं आती, मुझे जो तारड़ साहब उनकी खामोशी समझ नहीं आती। इसका मतलब है कि सब मामला तय था, बिल्कुल ऐसे ही पता तय था, और बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, बेवकूफ़ बनाते हैं अवाम को। बिल्कुल। सलमान साहब आप बताएं ना कि ये जो अचानक नून लीग की खामोशी है, इसके पीछे असल गेम क्या है, क्यों खामोश हुई है नून लीग? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पे नून लीग के अंदर जो तकसीम है ना, वो इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना सेंट्रिक पॉइंट बन गया है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी एक तरफ वो डील की तरफ जा रहे थे, एक तरफ वो मफामत की तरफ जा रहे थे, और ख्याल ये था कि हम इक़्तिदार की सियासत में बस अब आए और अब आए। अब उनको लगता है कि डील भी कोई नहीं हुई, और जो डील मिलनी थी वो भी उस तरह से नहीं मिल रही। इक़्तिदार की सियासत में ISPR को खुद आके वजाहत करनी पड़ी कि हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे। तो उनको लगता है कि जो उनकी लीडरशिप ने उनको बताया था कि जनाब सब कुछ मामला तय हो रहे हैं, वो तो नहीं तय हुए। एक तो फ्रस्ट्रेशन उनकी ये है। दूसरी फ्रस्ट्रेशन उनकी ये है कि अब हमें फाइनली करना क्या है, यानी किसकी तरफ जाके हाथ पकड़ना है। तो आप अगर अरकान असम्बली की गुफ्तगू देखें मुस्लिम लीग नून के अंदर, उनके अंदर एक तजाद है, उनके अंदर एक टकराव है, उनके अंदर एक कन्फ्यूजन है कि पार्टी की गाइडलाइन क्या है। फिर वो ये भी परेशान हो गए कि जो पीपल्स पार्टी है उसमें कौन फूक भर रहा है, वो कैसे सामने आ गई है हमारे मुकाबले में पंजाब के अंदर। हम तो सिंध में नहीं जा रहे, वो पंजाब में क्यों आ रहे हैं, वो उनके लिए एक परेशानी की बाइस बन रही है। और एक खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत से जो मामला तय हो रहे हैं जिनके बारे में लोगों को लगता है कि जनाब उनके साथ कुछ ना कुछ तय हो रहा है, वो तय इसलिए हो रहा है कि वो खुद भी यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो उनका ख्याल ये है कि जी मेरे साथ भी कोई मामला तय किया जाए ताकि मैं भी यहाँ से फ्लाइट लूँ और मैं निकलूँ, और बाकी मामला देखते रहिएगा कैसे कर रहे हैं। ऐसे किया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के अंदर अब आप देखिए ना, वक्फे से वो फवाद साहब ठीक कहते हैं कि यहाँ तय होता है हर हफ्ते में किसने खेलना और किसने नहीं खेलना। यानी विकेट के अंदर एक प्लेयर खामोश हो जाता है एक हफ्ते के लिए, दूसरा प्लेयर बोल देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल हो गई है कि दोनों प्लेयर खामोश हैं, और बोल कौन रहा है? मरियम औरंगजेब। अब इन तर्जुमानों की, सारे तर्जुमानों की हैसियत ये है कि अगर आप इनकी निजी महफिलों में जाके इनसे गुफ्तगू करें तो वो कहते हैं हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, हमारे पास हम बाजा बजाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया। तो ये जो एक प्रॉब्लम आ गया कि लीडरशिप पीछे चली गई है और तर्जुमानों को उन्होंने आगे कर दिया। कभी मोहम्मद जुबैर आ जाते हैं, कभी मरियम औरंगजेब आ जाती हैं, कभी मुस्तफ़ा नवाज खोकर आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है। असल जो पीछे जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर लीडरशिप इस वक्त खामोश इसलिए है कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब हमें आगे कैसे करना है। खालिद साहब, एक चीज़ मैंने और पूछी, कल एक अचानक एक करारदाद पेश हुई सदारती निज़ाम के हवाले से और पार्लिमानी निज़ाम के, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है? क्या कोई ऐसी तो वो थी नहीं कोई? देखिए, पिछले कुछ अरसे से मीडिया के अंदर सदारती निज़ाम के हवाले से जो है वो बातें सामने आ रही थी, और इसमें हुकूमती सतह पर भी बाज़ वज़रा ने इसकी तरदीद भी इस हवाले से की गई। लेकिन अपोजिशन को चूँकि उनके पास कोई उस तरह बड़े सीरियस इश्यूज जो हैं वो उस तरह खेलने के लिए नहीं होते, तो इस तरह के मामलात पर जो है ज़ाहिर है ये ऐसा मामला है कि इसकी ना तो हुकूमत हमायत कर सकती है ना अपोजिशन कर सकती है। तो इसलिए इस मामले पर एक मुतफ़िका जो करारदाद है वो पास होगी। दूसरा राना साहब, मैं आपको बताऊँ कि असल में जो तकसीम है अपोजिशन की पार्लियामान के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अपोजिशन जमातों की, शफीक साहब, जो पार्लियामानी लीडरशिप है कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर और नून लीग के अंदर, हत्ता कि JUI के अंदर, उनके पास फैसला साजी का अख्तियार नहीं है।
शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर तो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन फैसलों का अख्तियार जो है वो अब भी पार्लियामान के अंदर क्या करना है वो लंदन से आता है। और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन उनके पास फैसले का अख्तियार नहीं, अख्तियार तो जरदारी साहब और बिलावल साहब के साथ है। इसी तरह JUI के जो मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं वो पार्लियामानी लीडर हैं, लेकिन अख्तियार तो पार्लियामान से बाहर बैठे मौलाना फजलुर रहमान के पास है। तो इसीलिए वहां पर कोई अपोजिशन जो है कोई उस तरह के वाज़ेह फैसले करने में नाकाम है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, ये जो पार्लिमानी निज़ाम की या सदारती निज़ाम की बात होती है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब कोई सदारती निज़ाम की बात होती है उस पर बात क्यों नहीं हो सकती। ये अचानक जो है हमें क्यों पेट में मरोड़ उठते हैं कि जनाब इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती, कि निज़ाम है, कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है। आप पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में भी बहुत सी बातें कर सकते हैं, आप सदारती निज़ाम के हक़ में भी बहुत सी बातें कर सकते हैं। मुल्क के अंदर कई ममालिक हैं जहाँ सदारती निज़ाम भी है। मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जब कोई इस पर बात करता है तो फौरी तौर पे डिफेंसिव क्यों हो जाता है। मैं तो बहुत अरसे से जो ये वाला निज़ाम है इसके किसी हद तक मुझे अच्छा लगता है इस पर बात करना। उसकी रीज़न क्या है कि देखिए, जो डेमोक्रेसी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके हिफाजत के लिए हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें जितनी कबाहतें हैं, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को हम सब बहुत पुराना जानते हैं। मैं 23 साल 24 साल से मुझे उनके साथ काम भी किया है। और भी अब वो जितने बहुत सारे मामलात पे वो मजबूर हो जाते हैं कंप्रोमाइज़ करने पे, उसकी रीज़न ये कि ये जो खूबसूरत डेमोक्रेटिक निज़ाम है ना, इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर सदारती निज़ाम की जब बात होती है उसमें ये सारे प्रेशर ग्रुप्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं भी बड़े मोहतात होकर बात कर रहा हूँ कि इस पे इस हद तक ही बात की जा सकती है। लेकिन बात यह है कि दुनिया में अमेरिका का मॉडल हमारे सामने है, हमारे पास और ममालिक के मॉडल सामने है जहाँ पे बहुत कामयाबी से ये निज़ाम चल रहे हैं। निज़ाम सलमान साहब कोई भी हो, शफीक साहब कोई भी हो, अगर आम आदमी को वो डिलीवर नहीं कर रहा तो वो चाहे सोने का निज़ाम हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बात तो होनी चाहिए ना, बात तो की जा सकती है। कम से कम ये तो देखा जा सकता है कि इस निज़ाम में और उस निज़ाम में क्या फ़र्क है। इससे कोई हमें एक्चुअली हर बात को ना बना लेते हैं कि ये शायद उन पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो रही है, ये आइन के खिलाफ बात हो रही है। हमने कुछ चीज़ों को मुकद्दस गाय बना दी है और हम समझते हैं उनके खिलाफ बात नहीं हो सकती। अच्छा सर, हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब। मैं ज़रा उनसे मैंने कहा इस हवाले से भी पूछा जाए कि सर ये कल सेनेट में जो कुछ भी हुआ। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक सदारती निज़ाम के हवाले से कल अचानक क्यों ज़रूरत पेश आ गई सर करारदाद की, क्या हुई? हम इसी पर अभी बात भी कर रहे थे। ये तो वही बात है कि अब ये इनसे जिन्होंने ये करारदाद लेकर आए हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि इस करारदाद की ऐसी क्या जरूरत है, क्योंकि हमारे हिसाब से PTI के हवाले से और हुकूमत के हवाले से तो हमें तो ऐसी कोई इसमें जरूरत नहीं लगती थी कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसका हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि अगर इसमें ऐसी कोई भी बात हो तो उस पर तो डिबेट होनी चाहिए। ठीक है सर, हम बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी पे तो बड़ा प्रेशर आया, नून लीग खामोश है, इसकी खामोशी को क्या नाम दें सर? ये देखें, अब नून लीग जो है तो उनके भी बंदे कम थे, उनके भी अगर आप देखें तो उनके नंबर्स पूरे नहीं थे और मेरे ख्याल से तो वो खामोश इसीलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये ब्लेम गेम वो खेल रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर डालना चाहते हैं क्योंकि उनका अपोजिशन लीडर था नहीं। लेकिन बाद में फिर से वही करूंगा कि ये इमरान खान की हुकूमत को नीचे दिखाने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। फिर जब खास करके कानून साजी की बात आती है तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर कुछ कर नहीं पाते हैं, और फिर जब हुकूमत की कामयाबी होती है और तो ये लोग फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं। तो कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, तो और असल क्या है जी, वो तो हम खैर बात कर चुके हैं कि वो इस्तीफ़ा के पीछे क्या है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो जो इस्तीफ़ा दिया फिर चेयरमैन सेनेट से भी उनकी खासी हुई, तो असल सर आप समझते हैं कि वो थोड़े से परेशान थे कल? देखें जी, अब इनको ये नाकाम हुए
ये इन्होंने जो भी हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की है और इतने अरसे से कहते आ रहे थे कि जी हम स्टेट बैंक का जो बिल है तो ये हम जाने नहीं देंगे और इसको हम रिजेक्ट कराएंगे। अब इनको सख्त नाकामी हुई है, पूरी पार्टी को, पूरी अपोजिशन को, पूरे पीडीएम को, और अब जाके वो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम लगाते हैं और एंड में जब उनसे कुछ नहीं बनता तो फिर ऐसी बातें करते हैं, फिर हुकूमत के लोगों को करते हैं और फिर चेयरमैन सेनेट का नाम लेते हैं। तो ये तो देखें, इनके खुद अपने गिरबान में देखना चाहिए इनको कि ये इन्होंने क्या किया है। अपने अपने जो लोगों को बताते हैं, अवाम को बताते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं, तो अपने उस पर इनको बात करनी चाहिए ना। सर ये देखें आप ना, अपोजिशन की क्यों ईटें खिसक रही हैं? जो अपोजिशन की इमारत है पार्लियामेंट में, उसकी ईटें क्यों खिसक रही हैं? क्यों उनके अपने अरकान बगावत कर रहे हैं? कि जब आपका सियासत का तमाम तर जो है वो मुद्दा होगा कि आप करप्ट नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को नहीं मानना और ये कहना, ये राग लापना जनाब के हम करप्ट नहीं हैं। जब आपका बयानिया जो वो सियासत के बजाय, जमहूरियत के बजाय, या अपना आवाम की खिदमत की बजाय, या पार्लिमानी कार्रवाई में हिस्सा लेने के बजाय ये होगा कि अपने तर्जुमानों को 3-4 सलमान साहब ने इसमें इशारा किया है, आगे कर देते हैं कि असली करप्ट नहीं है। भाई इस करप्ट ना होने का फैसला हम चारों ने या आवाम ने नहीं करना, ये अदालतों ने करना है। अदालतों ने आपको डिक्लेयर कर दिया है और ये आप कंडेम आप ना क्रिमिनल हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं आप। और फिर देखें जब आस्था देखें, ये आप हर वक्त किसी को धोखा नहीं दे सकते। और यार जो पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो भी इंसान है, वो सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई हमें आगे रख के ही और अपना सौदा बेच रहे हैं और हम वो कहीं भी नहीं, इनकी किसी भी पार्टी में नहीं, हायरार्की में कहीं नहीं है। तो इसलिए अब ये जो इशारा किया था ना सलमान साहब ने कि भाई सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी ये इनकी तादाद कम हो रही है, लोग बागी हो रहे हैं कि वो अपने ज़मीर से फैसला कर रहे हैं। जब आप अपने ज़ात को फोकियत देंगे, ना पार्लियामेंट को फोकियत देंगे, ना पार्टी को देंगे, और तमाम मुद्दा आपका ख़ानदान का होगा, चाहे वो शरीफ ख़ानदान हो, चाहे जरदारी ख़ानदान हो, फिर ऐसी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें होती हैं। और अब उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर जिनको उन्होंने टिकट दिया, जो वोटों से इलेक्ट हो गया है, फिर सेनेटर जिनको अपना सेनेटर डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते, उनको सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेम्बरान इलेक्ट किया, वो क्यों बागी हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। इसलिए बागी हो रहे हैं कि आपका जो है ना बयानिया जो है, आपका जो तरीक़ेकार जो है वो जमहूरी नहीं, वो ज़ाती और ख़ानदानी सियासत के बचाव के लिए। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, कल एक बड़ी अहम बात हुई और वो ये हुई कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि जी ना मैं नवाज शरीफ को मैंने भेजा, ना मैंने लेके आना है। कल पहली दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान ने पब्लिकली नवाज शरीफ के हवाले से ज़रा एक सख्त बयान दिया और उन्होंने जो कल उनके बयान का मतलब था वो ये था कि आई एम नथिंग टू डू विद नवाज शरीफ, वो आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या आप ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी अब किसी हद तक नवाज शरीफ की इस वाली सियासत से अब मायूस से होते जा रहे हैं और वो अपनी इनिंग और अपनी विकेट खुद खेलना चाह रहे हैं? ये देखिए राणा साहब, आपने नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम की भी जो अपोजिशन की इत्तेहादी सियासत है उसको भी आपने देखा है, और आप पिछले 3.5-4 साल से जो मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसको भी आप देख रहे हैं कि किस तरह इस इत्तेहाद के अंदर जो है एक बेबसी जो है अब वो नज़र आती है। और नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम की सियासत, इस वक्त जो इत्तेहादी सियासत हो रही है, उसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि नवाबजादा साहब जो हैं वो तमाम जो अपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी जमातें थी उनके दरमियान जो है एक 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुतफिक करते थे। तो मौलाना फजलुर रहमान तो पिछले 3.5 साल से अपोजिशन को किसी एक नुक्ते पर इकट्ठे नहीं कर सके, बल्कि अपोजिशन को तकसीम करने में मौलाना फजलुर रहमान ने एक किरदार अदा किया है। और अब भी जो अपोजिशन के अंदर और पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो अपने अपने एजेंडे पर जो हैं वो चल रही हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं इसी वजह से अब वो अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। केपी के अंदर उन्होंने अच्छे नतायज अगर हासिल किए हैं तो अब वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ शेयर जो है किसी तरह पंजाब से भी मिल जाए, सिंध से भी मिल जाए, बलूचिस्तान के अंदर तो पहले ही उनका वजूद है। अब वो भी जो है वो नवाज शरीफ की जो लाइबिलिटीज हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी उनको अपने ऊपर अपने जिम्मे लेने के लिए किसी सूरत तैयार। वैसे इसार साहब एक छोटी सी बात बताएं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है क्या अपने आप से भी मुतमईन है? मेरा ख्याल है, मुझे पता है क्या लगता है,
मौलाना साहब का मैं बड़ा दिल से एहतराम करता हूँ कि जब उन्हें कोई नहीं मिलता ना तो वो अपनी मुखालफत खुद शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि शायद अब उनका स्टाइल ही ऐसा बन गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल का हल मौजूद है। देखिए, हमें कश्मीर पे कुर्बानी देके उन्हें कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना देना चाहिए। उससे ये होगा एक अमेंडमेंट ही करनी होगी ना कि अगर वो रुकने समझ नहीं है तो ताहयात बना दे, उन्हें चेयरमैन बना दिया जाए तो मसला हल हो जाता है। एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ मैं, खालिद साहब अगर इजाज़त हो ले लें ब्रेक। आपको नज़ला हुआ है? हुआ था, बेहतर हूँ अब बेहतर हो गए। हाँ। नहीं, आपके दूसरे के बाद बेहतर है। मैं अपने गांव गया था सियालकोट, तो वहाँ थोड़ी सर्दी, सियालकोट में आपको पता है लाहौर के मुकाबले में ज्यादा सर्दी होती है। अच्छा अच्छा। कश्मीर साथ है ना, आगे जम्मू है साथ। और आते हुए आपके लिए गुड़ भी लेके आए, जाते हुए ले जाइएगा। गुड़ लेके आए आप? गुड़ दे देंगे आपको। तो गुड़ दे दें। देखें, खालिद की बात यह कि वो मुहावरा के गुड़ दे ना दे, गुड़ किसी बात जरूर ये तो खालिद साहब का ही है। लेकिन आपको प्रोग्राम से पहले नजला था, लेकिन आपने जितने गर्म गुफ्तगू की है ना, आपने प्रोग्राम में गर्मी ऐसी पैदा की है कि उसका मुझे भी फायदा होगा। ठीक है, तो एक ब्रेक ले लूं मैं, लेकिन ठंडे ना पड़िएगा। ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ ना, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और रावी अर्बन डेवलपमेंट मनसूबा बहाल कर दिया है। इस पे गुफ्तगू करेंगे। और फिर द न्यूज़ का इदारिया भी है, पाक अफगान टाइज, और अंसार अब्बासी का साहब का कालम है पाकिस्तान खतरे में, बड़ी इंपॉर्टेंट कालम है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही यव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। जी वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे अब पार्लिमान की सियासत के हवाले से, और मैंने कहा एक बार ज़रूर एक थोड़ा सा इस पे भी बात दोबारा कर ली जाए। मुस्लिम लीग की खामोशी का मैंने खालिद साहब से तो पूछा है। सलमान साहब हाँ, सलमान सवार हो गए खालिद साहब। हाँ, जैसे नज़ला बंदे पे सवार हो जाते हैं ना, ऐसे खालिद साहब मुझ पे सवार हो गए। तो सलमान से मैंने पूछा, ये मुस्लिम लीग की जो खामोशी है, इसके पीछे क्या असल गेम क्या है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की खामोशी जब भी होती है ना, वो मानी खेज होती है। अब इनको जो फ्रंट रनर हैं, और देखिए तर्जुमान भी वो उस तरह नहीं आता है जिस तरह जोशो वल्वे से आते हैं। तारर साहब हो गए, मरीम और जेब हो गई, एक और दो और हो गए। अब उन्हें भी मेरे ख्याल में कह दिया है कि भैया आप ज़रा हाथ हौला रखें। सलमान साहब ने जो इशारा किया है ना, कोई डील वील ये वो इस किस्म की बातें जो हैं, वो डील तो कोई होनी नहीं, लेकिन ज़ाहिर है हर एक आदमी को उम्मीद होती है कि उसके कोई हालात बेहतर हों। तो ये जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ सेनेट में उन्होंने किया है, आपका क्या ख्याल है? बगैर उसी किसी अपना बात के किया है, पीस पार्टी ने बगैर किसी उसके अपना बगैर किसी हिस्से के किया है। ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि ये जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, ये रखते हैं यकीन डील पे कि किसी तरह हमारी सुनी जाए, जमहूरियत और वोट को इज्जत दो, ये पीछे चला जाता है। और सब इनका जो मतवा नज़र जो फोकस होता है वही कि हमारे लिए कोई रास्ता निकालें। और मेरी बात लिख लें आप कि अगर रास्ता निकालने की बात आई ना, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, तो शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, वो इतने डील के मारे। और जैसे अपना सलमान साहब कहते हैं कि बल्कि आपने कहा था कि बिलावल जरदारी जो है वो अपना जरदारी साहब को पीछे छोड़ रहे हैं, और अगर कोई इसकी ऐसी डील आ गई तो वो उसको पीछे छोड़ देंगे। इसलिए जो सियासत और ये इक़्तिदार ने चीज़ ही ऐसी है, बेरहम चीज़। और ये खामोशी, देखो खामोशी तब होती है जब उन्हें पता, पूरी उम्मीद होते हैं कि भाई कुछ होने जा रहा है, यानी पता नहीं कहाँ से ख्वाब आते हैं, क्या आते हैं उनको कि वो उस पर अपना इस तरफ लग जाते हैं। ठीक है, या तो आप वोट को इज्जत दो, या तो आप जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम जो है वो, या मौलाना फजल नवाज का 73 का आइन आपने पहले बयानी पे मुत्तफिक हो, उस पे हो, या फिर ना, फिर नहीं, आपका भी एतबार कोई नहीं है। आज आप कुछ हैं, कल कुछ हैं। आज आप किसी ने आपको चारा डाला, आप उधर चले जाएंगे। सॉरी मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ।
है, हकीकत यही है ना। बिल्कुल ठीक लेकिन है। सेनेट में क्या किया, पूरी जहां कौम- पे मुफाद मिलेगा पूरी उधर कौम ये सवाल कर रही है कि क्या किया इन्होंने। जैसे बिल्कुल ठीक मुस्लिम है। लीग नून के हवाले से सिर्फ छोटी सी स्टेटमेंट जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है ना, वो बड़ी माने खेज है। उन्होंने कहा हाँ मैं इतराफ़ करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में शरीफ फैमिली के अलावा भी कुछ वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। बस इससे समझ जाएं कि जो पॉलिटिक्स इस वक्त अंदर चल रही है ना, उसमें कई और अदर देन शरीफ फैमिली प्राइम मिनिस्टर की जंग जो है ना लड़ने की कोशिश कर देखें, बात यह है कि ना संता सिंह ने अपने दोस्त से कहा कि यार दिल कर रहा है खालिश चावल हो, देसी घी में वो और देसी दूध में देसी शक्कर के साथ खीर बनाई जाए और मैं शहादत की उंगली से उसे खाऊं। तो उसने कहा यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, तेरे को की है? कहना मेरे को सिर्फ उंगली की। ठीक है ना, इनके पास एक ख्वाहिश है मासूम सी, बस। ठीक है ना, जिस ख्वाहिश पे ये एक महल बनता है और महल बनाने के बाद उस के अंदर कहते हैं तुम चीनी ले आओ, तुम चावल ले आओ, लेकिन असल चीज़ ये है कि वो होना वही है जो अदालतों में होना है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को आने वाले दिनों में तौहीन अदालत केस में अदालत को फेस करना है, साबित करना है कि उन्होंने झूठी शहादत नहीं दी अपने भाई की, और उन्हें साबित करना है कि उनके भाई जो है झूठ बोल के नहीं गए। जो असल फ्रस्ट्रेशन मुस्लिम इस टाइम जमात की है ना, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हसान खावर साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम हसान साहब। जी वालेकुम। मुबारक हो जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और आपको काम करने की इजाज़त दे दी है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है बहुत खुशाइंद है और उससे पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद हुई है और अब जरूरा है उसने अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह जो है अब हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा केस है उसको बेहतर तौर पर हम प्रेजेंट भी करेंगे और जो पहले मसाइल आए हैं उनको हल करके बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आगे चलें। हसन साहब ये बताइएगा कि वहाँ पे जो जिनके पास ज़मीनें और आप एक्वायर कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, कितने फ़ीसद ज़मीन एक्वायर हो गई है और कितनी रह गई है और कितना अरसा मजीद दरकार होगा? जी देखिए, अभी तो ये काफ़ी बड़ा मनसूबा है और पहले फेज के अंदर 15,000 एकड़ एक्वायर होना था, उसमें से हमने करीबन जो है 5,000 एकड़ के करीब जो है वो एक्वायर किया है, इसमें से 3,000 रिवर वर्क्स के लिए है और 2,000 जो है वो हमारा जो लैंड डेवलपमेंट का मनसूबा है उसके लिए है। तो ये हो चुका है और जो लैंड एक्वायर हो चुकी है उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम काम जारी रखेंगे और चहार बाग जो इसका पहला फेज है वो रूडा लॉन्च भी कर चुका है और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी पेज पे ये काम जारी रहेगा और ये मनसूबा जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान का पहला प्लांट सिटी है और इससे इंशाल्लाह पंजाब में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइएगा कि ये सरमायाकारी तो आएगी, लेकिन क्या आप लोगों ने जो इनिशियल सरमाया है उसको करके और आपने जो इस प्रोजेक्ट के लिए जो बजट है वो जारी कर दिया है, और क्या जिन जिन इदारों ने अपना रोल प्ले करना है उन्होंने वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया है? जी जी बिल्कुल, काम शुरू कर दिया है, काम पूरे जोर शोर से वहाँ पे जारी है। इसमें हुकूमत पंजाब ने हमें एक लोन दिया था जो रावी अर्बन डेवलपमेंट ने 2 साल के अरसे के अंदर पंजाब हुकूमत को वापस करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट खुद जनरेट करनी है और उसी के हिसाब से जो है ये काम जारी है। हसन साहब ये बताइएगा अपोजिशन कहाँ खड़ी है इस हवाले से? जाहिर है आपके उनसे भी राब्ते होंगे, वो क्या खड़े? क्योंकि मैंने देखा बज़ाहिर कोई अपोजिशन की जानिब से इस मंसूबे की को मुखालफत नहीं देखने में आ रही। देखिए बात यह है कि अगर आप लाहौर के किनारे एक नया शहर बसाने जाएंगे और लाहौर का जो हाल है आज उसके बेहंगम फैलाव की वजह से, उसकी फ़ज़ा के आलूदगी के हवाले से, पानी की क्वालिटी के हवाले से, तो वो सबके सामने है और मैं समझता हूँ कि ये बात सब पे यहाँ है कि लाहौर को इस तरह से सस्टेनेबली मैनेज नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को ऐसी चीज़ ही नहीं कि ऑपोजिशन जो है उसकी मुखालफत करे और इसीलिए आपने देखा कि उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। अच्छा सर, ये बताइएगा आज वज़ीर आज़म बहावलपुर के दौरे पे हैं, आपका भी इतलात की है कि आप वहीं होंगे, तो क्या आज क्या होने जा रहा है बहावलपुर में? जी बहावलपुर में आज सेहत कार्ड का लॉन्च है। इससे पहले हम डेरा गाजी खान, साहिवाल, लाहौर और रावलपिंडी में इसका आगाज कर चुके हैं और आपकी 5वां रिवीजन है, इसमें नया पाकिस्तान सेहत कार्ड लॉन्च होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी वहीं होंगे
और इसकी लॉन्च के साथ अब पंजाब की 63% आबादी जो है वो नया पाकिस्तान से कार्ड की अहल हो गई है और अपने खानदान का 10 लाख रुपए तक का वो मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों से करा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये गरीब और अमीर का फर्क मिटाने वाला इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह 31 मार्च तक वादे के मुताबिक पूरे पंजाब में इसका रोल आउट हो जाए। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, और अपनी जो आपकी वकला की टीम है उन्हें भी कहे थोड़ा सा बेहतर अंदाज में आए ताकि ये फैसला जो है ये देर पर है और मुस्तकिल रहे और एक नया लाहौर जो है वो हम अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब हम आते हैं मद्दी न्यूज़ के इदारिया की जानिब। वो कहते हैं पाकिस्तान अफगान टाइज़ के हवाले से डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब का दौरा काबिल बड़ा अहम था और जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है उस तनाजुर में इस दौरे को देखा जाए तो बात समझ आती है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तिजारत बढ़ाने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने उन्हें बहुत सारा जगहों पे फैसिलिटेट कर भी रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान इस वक्त एक की एरिया है पाकिस्तान स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में और रीजनल स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट। जी बिल्कुल। डॉक्टर मुईद यूसुफ जो है वो का दौरा काबुल था, जो पहले जाना था, मौसम की खराबी की वजह से नहीं जा सके, फिर गए हैं। वहाँ बुनियादी तौर पे 2-3 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म बॉर्डर के ट्रांसपेरेंसी के कॉन्टेक्स्ट में और ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में बनना चाहिए ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर उसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है जिसका इजहार खुद काबुल हुकूमत ने किया है, अफगान हुकूमत ने किया है कि जी हम आपको गारंटी देते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल नहीं की जाएगी और अगर आप हमें आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो यहाँ से बैठ के यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं। और तीसरी बात उन्होंने की है कि जनाब इनकी जो लेजिटिमेसी है अफगान हुकूमत की कबूलियत की, उसमें बड़ी पेशरफ्त करने के लिए जो बड़ी ताकतें हैं वो अपना एक रोल प्ले करें और ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए आगे आगे बढ़े, क्योंकि अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता तो फिर ये पूरे रीजन के जो सवालात हैं ना जी, वो जो इकोनॉमिक जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ने का जो सफ़र है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, उसने पूरे रीजन को बेनिफिट प्रोवाइड करना है। तो वो मुमकिन नहीं है अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं डिस्कशन का पॉइंट जो है ना, जो हिंदुस्तान का रोल है जो अफगानिस्तान के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर भी ज़रूर डिस्कशन हुआ होगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि यकीनी तौर पे वो हमारी जो सियासी और अस्करी क़यादत है उनकी मशावरत के साथ जब दौरा काबुल गए हैं तो दोनों के दरमियान एक ब्रिज जो है इंफॉर्मेशन का वो शेयर हुआ है और उसी की बेसिस के ऊपर फर्दर स्टेप्स जो हैं वो अफगानिस्तान के हवाले से उठाए जाएंगे। और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान इस वक्त जितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक सफ़ीर के तौर पर, ताकि दुनिया जो है वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो दे, ये मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। खालिद साहब, इस इदारिये के अंदर एक बड़ी अहम जो टॉपिक है उसकी तरफ भी इशारा किया गया और वो ये कि जूं सर्दी बढ़ी है अफ़गानिस्तान के अंदर ज़िंदगी सुकड़ती चली गई है। वहाँ खुराक का मसला है, अद्वियात का मसला है, छोटे बच्चों के लिए दूध का मसला है, बहुत सारे मसाइल खड़े हैं। पाकिस्तान अकेला एक मुहाज पर डटा हुआ है। दुनिया जो है इस तरफ नहीं दे रही। इमरान खान साहब ने कल परसों भी एक बयान में कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया अफ़गानिस्तान के मसले को समझ ही नहीं रही। राणा साहब देखिए कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, अब वहाँ पर इस अलमिया के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो एक तरफ अदा कर रहा है, दूसरा आलमी दुनिया और बैनुल-अक़वामी बरादरी पर भी जोर दे रहा है कि वो अपना किरदार इस हवाले से अदा करें। और इसके साथ जो है ख़ुसूसन ख़ित्ते के अंदर जो ताकतें हैं चीन और रूस को जो है उनको भी पाकिस्तान की तरफ वहाँ इंसानी अलमिया ख़त्म करने के लिए आमादा किया जा रहा है। और पाकिस्तान में आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी जो कीमत है वो इस वक्त वहाँ अफ़गानिस्तान में अलमिया के ख़ात्मे के लिए अदा कर रहा है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कई किस्म के जो वो बहरान हमें बाज़ार नज़र आते हैं। डॉलर का बहरान जो है पिछले कुछ अरसे में नज़र आया और कई अशियाए सरफ जो हैं उनकी कीमतों में जो इजाफा नज़र आया, वो एक दबाव है जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बर्दाश्त कर रहा है। और यहाँ से तमाम जो अशियाए सरफ हैं और खाने पीने की अशिया हैं उनकी जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में फ्राहमी के लिए अब कोई किसी किस्म की जो रुकावट है वो नहीं डाली जा रही, बल्कि जो कई किस्म के शफीक साहब टैक्सेस हैं
अब वो भी जो है अब अफगानिस्तान के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खत्म कर दी। ठीक है। अच्छा, रोजनामा जंग में आज अंसार अब्बासी साहब का कॉलम है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में तमाम जितने फरीक हैं उनको एड्रेस किया है और बड़े बैलेंस अंदाज में एक कॉलम लिखा है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुहरान जो है ना शफीक साहब, वो है मुआशी बुहरान। और फिर वो ये कहते हैं कि हमें सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर एक मिसाक मईशत की ज़रूरत है। इट्स अ गुड पॉइंट। देखिए, मिसाक मईशत जब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तमाम फजल रहमान साहब की तो स्ट्रेंथ नहीं है, तमाम सियासी स्टेक होल्डर जो हैं वो फिर हमारे अस्करी स्टेक होल्डर सब बैठ के इसको इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे। अब्बासी साहब ने अच्छा इस तरह तवज्जो दिलाई कि हमारा इशू असल में है क्या, ना सियासत है, ना पार्लियामेंट है, ना सदारती निज़ाम है, हमारा इशू है इकॉनमी। जब तक इकॉनमी बेहतर नहीं होगी तो हम अपना कहीं के नहीं रहेंगे। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, अभी वो चीन जा रहे हैं, वहाँ प्यूटन भी होंगे, चीनी क़यादत भी होगी, तो वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की मैशत को किसी तरह अपने पाँव पर खड़ा कर दें। और जिन्होंने इस मैशत को इस हाल तक पहुँचाया है वो भी सुम्मुन बुकुम बैठे हैं, बजाय उन्हें सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के अलावा कुछ नहीं आता। तो ये प्राइम मिनिस्टर अब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं और ये बिल्कुल अब्बासी साहब ने जो है ना, ये बहुत कम है कि वो अपना पॉजिटिव लिखते हैं मौजूद के साथ। अब वाक़े निकाल रहे हैं आप। मसला ये है कि आप देखें, ये उन्होंने एक दिया, लेकिन ये उनको भी जो दूसरे स्टेक होल्डर उनको भी बताएं, हुकूमत को उन्होंने कहा है कि आप इस तरफ आएँ, लेकिन जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनको भी उनकी भी तवज्जो दिलाएं कि इधर रुख करें। हमारा असल मसला इकॉनमी है, हमारा असल मसला और कुछ नहीं। इकॉनमी बेहतर होगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो शफीक जो बात करें वो उन्होंने अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में की है। वो कहते हैं कि सियासी जमातें जो है ना मुआज़राई की सियासत में मुआशी मुफादात को कुर्बान ना करें। थोड़ा सा और फिर एक जुमला और भी है कि कर्ज़ों के जाल में निकले हुए, इसके लिए कोई इस्लाहात की ज़रूरत है। मिल के काम होगा तो इस्लाहात होंगी ना। बात यह है कि अगर आप एक दूसरे के मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, आप उसको जब वो पार्लियामेंट में आए प्राइम मिनिस्टर से तकरीर ना करने दें, तो फिर ये सारी मईशत की इस्लाहात, ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है, ये फिर कैसे बनेगा? देखिए ना, बात ये है, ये हुकूमत के साथ साथ खुद अपोजिशन का रोल भी एक बड़ा जिम्मेदाराना किस्म का होना चाहिए। ये प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पे सियासी स्कोरिंग के कॉन्टेक्स्ट में फंस जाते हैं। हमें हुकूमत की तरफ से कोई अच्छी चीज़ भी आएगी तब भी उसकी मुखालफत करनी है अपोजिशन को। अपोजिशन जो है वो मुखालफत बराए मुखालफत का शिकार है। तो ये बड़ी ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है उसको ठीक करने के लिए एक बुनियादी नुक्ता याद रखिए कि चार्टर ऑफ इकॉनमी वहीं ठीक होती है या हो सकती है जहाँ पे आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया। बिल्कुल ठीक है। आज का जो टॉप ट्रेंड है जी वो है CPEC, और CPEC के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत खबर। मैं खूबसूरत इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक रवाज है सहाफ़त में कि सिर्फ बुरी खबरें लोगों तक पहुँचाई जाएँ, लोगों को फ्रस्ट्रेट किया जाए। अच्छी खबरें जो हैं वो पहुँचाते हुए हम थोड़ा सा शर्म से अब फील करते हैं, लेकिन मैं फ़ख्र से ये कह रहा हूँ कि CPEC के समरात में से एक बात ये हुई कि गुज़िश्ता रोज़ थरकोल जो फील्ड ब्लॉक नंबर 1 है उसमें खुदाई के दौरान 3 अरब टन कोयले के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं और ये जो इसकी सालाना पैदावार जो है वो 7.8 मिलियन टन होगी और ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ब्रेक थ्रू है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमारे और ये जो कोयला निकलेगा इसकी बराबरी जो है वो समझ लें कि 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर होगी। अल्लाह करे कि हम जल्द अज जल्द इसको अपने कब्जे में लाने में और दस्तरस में लाने में कामयाब हो जाएं और सियासत से बालातर होकर कौमी मुफाद में आम आदमी तक इसके समरात पहुँचाने में कामयाब हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।